इस संसदीय प्रणाली के अंदर मैंने पहली बार एक अद्भुत घटना देखी, क्योंकि मैं कुछ लोगों के संपर्क में रहता हूं, इसलिए मुझे चीजें का थोड़ा पता रहता है। लेकिन मैंने भी राष्ट्र हित में कहीं जल्दबाजी में कहा नहीं है कि ये कह के मैं बताता कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त है, मुझे ज्ञान प्राप्त था, लेकिन कहा नहीं। जब सब कुछ हो गया, मोहर लग गई, तब मैंने पब्लिक में कहा। पहली बार संसदीय प्रणाली के अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसे दोनों सदनों से पास कराना था, उसे सरकार राज्यसभा में पहले लेके आई, जहां उसका बहुमत नहीं था। अब बहुत सारे लोग बड़े अचंभे में थे कि ये कैसे हो सकता है, ये रिस्क कैसे ले सकती है। उसमें बहुत लोगों का यह तर्क आया कि ये सरकार हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, कह दे कि राज्यसभा में गिर गया और फिर कहेगी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, अब हमें राज्यसभा में बहुमत दीजिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में थे, बड़ी जल्दबाजी, लेकिन राज्यसभा में बिल पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। और ये वो जानते थे कि लोकसभा में तो हमारे 303 अपने हैं और कुल मिला के 340। ये घटना 2 दिन के बाद देश को पता चली कि आखिर जो लोग बैठे हुए थे वहां, वो माइनॉरिटी में कैसे हो गए और माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में कैसे हो गए। तो कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए, और यही शक्ति होती है कि इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले पूरे देश में सिर्फ 3 लोगों को पता था, क्योंकि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जो व्यवस्था में परमानेंट लोग हैं वो खबरें लीक आज भी करते हैं। बहुत लंबे समय तक पुरानी सत्ताओं की उन्होंने दलाली की है, लिहाजा आज भी उनका कहीं कहीं इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसलिए 2014 में एक भेजा, 2019 में दूसरा भेजा, और आपको लगा कि ये अकेला पड़ गया, इसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ज्यादातर इधर के हैं। आपने जब 2019 में उससे भी ज्यादा खतरनाक को भेजा, तो खतरनाक को ये समझ में आ गया कि मुझे क्यों भेजा। मैं गीता का पाठ वाठ तो करता नहीं हूं भाई, ये तो उसकी जगह ये तो करने आया नहीं हूं मैं, मेरी जो पहचान है मैं वही करता हूं ना। फिर उस शख्स ने भारतीय संसद की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी किताबें पढ़ी। उसमें यह लिखा था कि भारत की संसद के जो नए नए चुन के एमपी आते हैं, जिनका एमपी बनते ही पासपोर्ट बनता है, उनसे कहा कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां की पानी की व्यवस्था देख के ऐसे मिले जुले डेलीगेशन जाते रहते, कोई नहीं। 2 महीने पहले उसने तय करा आप फला दिन जाएं, आप लोगों का सब कुछ तय हो गया। जाने से 2 दिन पहले उन लोगों ने पूछा इसमें कोई भाजपा का एमपी नहीं है। उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, और आप उसकी नियत को देखिए। इतना समझदार आदमी, जिस दिन उसे बिल लाना था, नीदरलैंड से उस दिन फ्लाइट चलती भी नहीं थी इंडिया के लिए। इसलिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे होनहार पुत्र की, वो पुत्र पीछे देख रहा था और कह रहा था कहां गए वो लोग, मिले नहीं। और बहुमत से राज्यसभा में इसीलिए पास कराया कि उसके बाद लोकसभा में तो हमारा डंका है, वहां तो हम करा ही लेंगे। तो धारा 370 हटी, उसके पीछे इसी व्यवस्था में से रास्ता निकला। अगर आपकी नियत साफ है तो आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं। और ये वही 370 है जिस 370 के लिए नेहरू जी ने जिद अड़ गए थे, नहीं इसको लाना, नहीं इसको पास कराना। लेकिन कुछ होनी होती है
कि नेहरू जी को विदेश जाना पड़ा और जिम्मेदारी देके गए सरदार पटेल को इसे पार्लियामेंट में पास कराना। सरदार पटेल भी सुलझे हुए थे क्योंकि मिट्टी और पानी तो एक ही था। बहुत देर तक बहस हुई पार्लियामेंट में। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे पता है, आप देख सकते हैं। और बहस के बाद ये हुआ कि सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि धारा 370 रहनी चाहिए, और वो ये भावना समझ गए थे कि ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ। सब कुछ कर दिया उन्होंने, पास करा लिया, और जो लोग विरोध में गुस्सा दिखा रहे थे उनसे बोला कि अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, पास कर दी क्योंकि नेहरू जी चाहते हैं। उसका कुछ मामला विदेशी भी है, इसमें कुछ और इंटरनेशनल मामला हैं, लेकिन हम इसे पास भी कर देते हैं, लेकिन इसके नीचे लिख देते हैं टेम्परेरी। और अगर सरदार पटेल विजनरी नहीं थे तो माय डियर उनको पता था कि मेरे ही प्रदेश से 70 साल बाद दो आएंगे और टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ मेरे सामने हो जाए और हम सब उसको देखें, ऐसा नहीं हो। किसी को नहीं पता था 6 दिसंबर को हम क्यों गिरा रहे हैं, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। जज साहब का जो जजमेंट है, जज साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि 6 दिसंबर की घटना ना होती तो जज साहब नीचे जाके कैसे पता लगाते कि ये मंदिर था। उनका काम तो पहले ही हो चुका था, इसलिए उनके लिए आसानी कर दी। और जब आपका दबाव सरकार पे होता है तो सरकार आपके काम के और आपकी इच्छाओं और आप किस चीज के लिए चिंतित हैं उसके लिए रास्ता निकालती है। ये सार्वजनिक कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह देता हूं ताकि आपको पता चले कि आपने नेहरू जी को नहीं चुना, आपने सत्ता पे उस आदमी को बिठाया है जो हर फन का खिलाड़ी है। वो जानता है कि मुझे मैसेज कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है। इसलिए 2014 तक तो सबका साथ सबका विकास था, और जब उसको लगा कि विकास हो चुका है तो उसने कहा सबका विश्वास भी जोड़। तो सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, एक दिन देश के महान चीफ जस्टिस साहब से कहा मैं सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहता हूं। ना उनकी समझ में आया ना बाकियों की समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है जो घूमना चाहते हैं। बोले मैं व्यवस्था देखना चाहता हूं, कहां जजेस बैठते हैं, कहां खाना खाते हैं। बहुत से लोगों की समझ में आ गया, उनकी भी समझ में आ गया। 3 महीने बाद बोले 40 दिन में देना है फैसला, 40 दिन में दूंगा, राम मंदिर पे दूंगा, रिटायरमेंट से पहले दूंगा। किसने कहा? और फैसला भी ऐसा दिया जो मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि ये फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाता कि इसे आप कर लें तो शायद इनको भी थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म आ जाता कि नहीं यहां मंदिर बना लेते हैं, यही मस्जिद बना देते हैं, ये कर देते फैसला, क्योंकि राजनीतिक दल है, ये कर देते फैसला। लेकिन जब आपका दबाव हुआ तो राजनीतिक दल दबाव में नहीं आए। राजनीतिक दल का मुखिया आपकी उस सोच को आगे बढ़ाता रहा और चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। उसने कहा सब कुछ ठीक है, मंदिर तो शुद्ध यही बनेगा, मस्जिद वहां बना लीजिए। और कहा उसने अपने फैसले में कहा कि मैं सौहार्द बनाने के लिए ये फैसला दे रहा हूं। मंदिर का तो तथ्यों पे है, जो मस्जिद की जमीन दी है वो सौहार्द के लिए दी है। उसको ये मालूम था कि सनातनी समाज 2014 से चल के 2019 में पहुंच गया है, अपने लोगों पे यकीन करने लगा है और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ गया है। उसे मालूम है कि 2024 भी आने वाली है, इसलिए पूरा फैसला दिया
और कहा कि ये मैंने वो जगह इसलिए दी है कि इस देश में बहुत सारे लोगों की तमन्ना थी कि मंदिर की जगह पे कोई टॉयलेट बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, वहां तमन्ना पूरी करो, यहां मंदिर बनेगा।